नमस्कार, यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत और मैं हुई आशिका। दर्शकों, ब्रेस्ट कैंसर भारत में तेजी से फैलने वाली बीमारी। आखिर ये बीमारी किस वजह से होती है, इसका निदान क्या है, उपचार क्या है, इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान HCG कैंसर हॉस्पिटल नागपुर से डॉक्टर सुशांत इखार, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर, जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भारत में तेजी से बढ़ रहा है। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में आप इसे कितनी गंभीरता से मानते हैं? देखिए, जितने भी कैंसर के प्रकार है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर है। हर साल भारत में 2,40,000 से अधिक व्यक्तियों में ये कैंसर पाया जाता है। हालांकि ये अधिकतर महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन हर 10 महिलाओं में एक पुरुषों में भी ये पाया जाता है, यानी 10:1 रेशो में। तो यह कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो विकसित देश है उसमें अधिकतर पेशेंट स्टेज 1, स्टेज 2 यानी कि अर्ली स्टेजेस में आते हैं, जबकि हमारे भारत में अधिकतर पेशेंट स्टेज 3 या स्टेज 4 के पाए जाते हैं। करीबन 40 से 50% पेशेंट हमारे यहाँ पे एडवांस स्टेजेस में आते हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। सर, ब्रेस्ट कैंसर का नाम जैसे ही आता है तो एक इलाज के तौर पर सामान्य लोगों को वो एक सर्जरी वाला ऑप्शन सबसे पहले दिमाग में आता है। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर ये सवाल आपने पूछा होता है 10 से 15 साल पहले, तो लोगों की धारणा ऐसी थी कि आप ऑपरेशन कर दीजिए, ब्रेस्ट कैंसर जो ट्यूमर है उसको निकाल दीजिए और ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है कई बातों पे निर्भर करता है, यानी कि वह अर्ली स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है या ब्रेस्ट के बाहर फैल गया है। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। जब स्टेज 3 का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है तो अधिकतर केसेस में हम लोग सर्जरी पहले नहीं करते हैं। ट्यूमर को छोटा करने के लिए हम लोग कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी हम उसमें जोड़ते हैं, जिससे कि जो स्टेज 3 एडवांस स्टेज है उसको हम डाउन स्टेज कर सकें और बाद में उसका ऑपरेशन करते हैं। तो हर केसेस में सर्जरी हम लोग पहले नहीं करते हैं। हम लोग पहले निदान लगाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का या कौन सा टाइप है, या हार्मोन पॉजिटिव टाइप है, या HER2 नाम का पॉजिटिव टाइप है, या ट्रिपल नेगेटिव टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद हम लोग उसका स्टेजिंग करने के लिए पेट स्कैन करते हैं, जिससे कि हमें पूरा आइडिया हो जाता है कि ये कौन से टाइप का कैंसर है और कौन से स्टेज में है। उसके बाद ही हम इलाज निर्धारित करते हैं। पहले के जैसा कि पहले ऑपरेशन कर डालो फिर बाद में कीमो देंगे या जो भी करेंगे, इस टाइप का इलाज आजकल नहीं किया जाता है। इसमें जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हुए ही हम लोग आजकल ट्रीटमेंट करते हैं इसकी। सर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे दिनों दिन बढ़ रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है और इसमें जीवन शैली कितनी इम्पोर्टेंट करती है? हाँ, देखिए, जो कैंसर बढ़ रहा है इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो हम लोग पहले कैंसर का स्क्रीनिंग बहुत कम करते थे, लेकिन आजकल हर शहरों में और कुछ कुछ गाँव में भी स्क्रीनिंग मोबाइल वैन्स जाती है। इससे ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस में यानी कि स्टेज 1 में भी कभी कभी डायग्नोस हो रहा है। तो इस वजह से भी कैंसर और लोगों में जागरूकता दिनों दिन बढ़ रही है। इन दोनों कारणों से बढ़ रही है। लेकिन इसके अलावा आजकल क्या है कि मोटापा, एक्सरसाइज कम करना, टीवी, कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने बहुत समय तक बैठे रहना, इस वजह से जो मोटापा है वो बढ़ रहा है। तो ये जो मोटापा और ये शुगर, बीपी की जो रोग है, इससे भी पेशेंट में जो ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरे ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में या जिनका वज़न ज़्यादा है उनमें कैंसर बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन मोटापा एक रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो ये दो मुख्य कारण है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ शहरों में नहीं, जो गांव में रहने वाली महिलाएं हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है। सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कई बार हम उन सारे लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे मुख्य और सबसे आम तौर पर पाया जाने वाला लक्षण ये है कि स्तन में गांठ का मिलना। अब जब महिलाएं नहाते वक्त या कभी जब वो नोटिस करती है कि एक साइड का ब्रेस्ट या तो बड़ा हो गया है या उसमें उनको सूजन दिखाई दे रही है, या बगल में सूजन होना, या फिर गले के नीचे यहाँ कॉलर बोन के ऊपर सूजन होना, या एक साइड का ब्रेस्ट लाल हो जाना, स्किन रेड हो जाना, या निप्पल से ब्लड आना,
ये इसके मुख्य तौर पे लक्षण है। लेकिन इसके अलावा बगल में गांठ आना या फिर लेट स्टेजेस में जब पेशेंट इग्नोर करता है इन सिम्टम्स को, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, डॉक्टर से इनका परामर्श नहीं लेता, तो यह कैंसर दूसरी जगह पे फैल जाता है। तो जैसे अगर ये पीछे रीढ़ की हड्डी में फैल गया तो पीठ दर्द होना, लीवर में फैल गया तो पीलिया होना। तो शुरुआत में मुख्य तौर पर ब्रेस्ट में गठान आना या बगल में गठान आना इसका मुख्य लक्षण है। लेकिन बाद में जैसे जैसे एडवांस होते जाएगा, शरीर के बाकी हिस्सों में जहाँ ये फैलता है उस हिसाब से पेशेंट को तकलीफ़ें आती हैं। सर, अभी जैसे कैंसर की पुष्टि हो गई, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, सबसे पहले टेंशन में आ जाता है, क्या करना चाहिए, किस तरीके का इलाज करना चाहिए। अलग अलग तरीके की लोग एडवाइस देते हैं कि कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक करे, कोई एलोपैथी। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए, मैं अपने आपके सभी दर्शकों को और हमारे जो पेशेंट के रिलेटिव हैं उनको ये सलाह देना कि जब कभी भी ब्रेस्ट में गांठ हो तो पहली बात तो घबराएं नहीं। हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, कुछ सादी गांठें भी होती है जिसे हम फाइब्रोएडेनोमा या फाइब्रोएडेनोसिस कहते हैं। तो ये गांठ आगे जाके कैंसर में तब्दील नहीं होती है, लेकिन कुछ गांठें ज़रूर कैंसर की हो सकती है। तो इसका निदान लगाने के लिए डॉक्टर आपकी बायोप्सी करता है। जब बायोप्सी का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तभी हम लोग इसे कैंसर मानते हैं। तो एक बार बायोप्सी करके हमने निर्धारित कर लिया कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करना, जिसे हम ER, PR, HER2 कहते हैं। ये मॉलिक्यूलर टेस्ट ब्रेस्ट कैंसर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। हार्मोन पॉजिटिव, जिसमें कि ईस्ट्रोजन, ER, PR यानी कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है। ये सबसे अच्छा और सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। इसके बाद दूसरा टाइप आता है जिसमें ये तीनों रिपोर्ट निगेटिव है। ये तीनों निगेटिव होते हैं तो इसे ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है, इसे सबसे खराब कहा जाता है। और इन दिनों के बीच में एक टाइप आता है जिसे इंटरमीडिएट रिस्क कहते हैं, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ये ER, PR, HER2 टेस्ट, इससे हमको पता चलता है कौन से टाइप का कैंसर है। इसके बाद हम लोग मैमोग्राफी जो नॉर्मल साइड की ब्रेस्ट की है वो भी कराते हैं। कई बार क्या होता है 5 से 10% पेशेंट में एक जगह पे तो गांठ मिलती है, लेकिन मैमोग्राफी करने पर पता चलता है कि दूसरी छोटी जगह पे भी 5% केसेस में दूसरी जगह गांठ है। तीसरा टेस्ट होता है पेट सिटी। पेट सिटी हमको ये बताता है कि ये कैंसर सिर्फ ब्रेस्ट तक के ही सीमित है या बगल में फैला है या गले के नीचे फैला है या शरीर में और कहीं फैल गया है। अगर ये शरीर में और कहीं फैल गया है तो और बहुत मात्रा में फैला है तो इसे हम मेटास्टेटिक यानी कि स्टेज 4 कहते हैं। इस केसेस में जनरली ऑपरेशन नहीं होता है और उसे क्योर नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्टेज 1, 2 आसानी से क्योर किए जाते हैं। स्टेज 3 में हम लोग कीमोथेरेपी का सहारा लेके इसे छोटा करते हैं। तो स्टेजिंग के लिए पेट स्कैन और बायोप्सी के ऊपर ये मॉलिक्यूलर टेस्ट, और अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो कुछ और जेनेटिक टेस्ट भी हम करते हैं। इसके बाद ही हम पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि इसे पहले ऑपरेशन के लिए लिया जाना है या पहले इसे कीमोथेरेपी दी जानी है या और कोई ट्रीटमेंट। और इन ट्रीटमेंट में सर्जरी का जितना रोल है उतना ही रोल कीमोथेरेपी का भी है, और कई बार पेशेंट को रेडिएशन भी देना पड़ता है। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इन सब का ही अलग अलग रोल है ब्रेस्ट कैंसर में। यह हर पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट लागू नहीं होती, हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है। अगर किसी का पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव आएगा तो दूसरे का हार्मोन निगेटिव आ सकता है। कोई स्टेज 1 में होगा तो कोई स्टेज 2 में होगा, कोई स्टेज 3 में होगा। कोई कीमोथेरेपी अगर कोई सहन कर सकता है कि नहीं, उसका किडनी का रिपोर्ट, किडनी के फंक्शन, लीवर के फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं, उनकी उम्र क्या है, उनका और बाकी और एसोसिएटेड बीमारी क्या है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी का बीमारी है या दिल का बीमारी है, ये सब भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर आजकल 30 से लेकर उम्र के 70 साल तक की लेडीज़ में भी पाया जा सकता है। तो हर पेशेंट का ये स्टेटस कैसा है कि वो पेशेंट बेड रिडन तो नहीं है, पेशेंट कितना वॉकिंग है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है, और इसके लिए हर पेशेंट की ट्रीटमेंट एक अलग होगी, हर दूसरे पेशेंट की ट्रीटमेंट अलग होगी। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ही आपको बता सकता है इन रिपोर्ट्स और पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के बाद कि आगे किस प्रकार से ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट की जानी है। सर, जैसे आपने अभी कीमोथेरेपी के बारे में बताया, तो कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही पेशेंट पहले ही डर जाता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी करना बहुत ज़रूरी होता है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी का मुख्य जो रोल होता है वो 3 चीज़ों के लिए होता है। एक, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया
कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ बहुत बड़ी है, स्टेज 3 में आ गई है, यानी कि या तो ब्रेस्ट में जो गांठ है वो बहुत बड़ी हो गई है, या तो वो स्किन तक के आ गई है, या बगल में फैल गई है, ये यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे फैल गए, तो उसे स्टेज 3 कहा जाएगा, लेकिन शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं फैली है। तो इस स्टेज में हम लोग उसे स्टेज 3 से उसकी गांठ को जितना हम कम कर सके और शरीर में बाकी हिस्सों से फैलने से रोक सके, इसके लिए हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। इसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कीमो का कि ऑपरेशन के बाद कैंसर वापस ना आ पाए, इसीलिए हम उसके बाद कीमोथेरेपी कहते हैं, जिसे हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रुख है कि और कैंसर ऑलरेडी फैल चुका है और उसे अब हम लोग ठीक नहीं कर सकते, यानी कि स्टेज 4 में ब्रेस्ट कैंसर आ गया है, तो पेशेंट का सर्वाइवल यानी कि उसकी लाइफ हम बढ़ा सके उस हिसाब से हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। तो स्टेज वाइज, और मैंने जैसे आपको बताया ER/PR HER2 हम लोग मोलिकुलर टेस्ट करते हैं बायोप्सी पे, उस हिसाब से कीमोथेरेपी प्लस टारगेट थेरेपी या और कोई हार्मोनल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी देना ये ज़रूरी है। अभी आपका सवाल है कि हर केसेस में ज़रूरी है क्या, तो उसका उत्तर है नहीं, ये स्टेज वाइज डिपेंड करता है। और दूसरा कि आपका हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, हार्मोन नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें भी डिपेंड करता है। हमारे जो अधिकतर पेशेंट जो स्टेज 1 के हार्मोनल पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर आते हैं, उनमें कई केसेस में हम लोग सीधा ऑपरेशन करने के बाद स्टेज 1 की हार्मोन पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर जो अर्ली स्टेज के रहते हैं, उसमें कई केसेस में हम लोग कीमोथेरेपी नहीं भी देते हैं। अगर वो हार्मोन थेरेपी का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, अर्ली स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ गया है सर्जरी के बाद ब्रेस्ट कैंसर में, फिर हम लोग उससे सिर्फ हार्मोनल थेरेपी यानी सिर्फ गोलियां, हार्मोनल थेरेपी यानी गोलियों से ही ट्रीट करते हैं। सर, आजकल टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की काफ़ी चर्चाएं है। ब्रेस्ट कैंसर पर कैसे इलाज करती हैं ये दवाइयाँ? हाँ, तो देखिए टारगेटेड थेरेपी मतलब जहाँ पे ट्यूमर यानी कि कैंसर लोकेटेड है वो अपना काम वहीं पे करेगी। इसके कंपैरिजन में अगर हम कीमोथेरेपी को देखेंगे तो कीमोथेरेपी जो रहता है कैंसर पे तो काम करती है, लेकिन नॉर्मल कोशिकाएं यानी नॉर्मल टिश्यू पे भी थोड़ा डैमेज आता है। इसी वजह से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई पेशेंट अगर कीमोथेरेपी पे है तो उनके बाल झड़ जाते हैं, पूरे बाल गंजापन आ जाता है, उनको कई बार कीमोथेरेपी की वजह से लाल खून यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, थकान उनमें बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार उनको कीमोथेरेपी के बाद उल्टी होती है। तो ये सब साइड इफेक्ट, उल्टी, बाल झड़ना, थकान होना, खाना, भूख कम लगना, ये कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इन जनरल इससे WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स पे बहुत कम असर पड़ता है, तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं। लेकिन कौन से पेशेंट में टारगेटेड थेरेपी देना है, कौन से पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी देना है, ये डिपेंड करता है अगेन हमारा हार्मोनल थेरेपी या ER/PR HER2 यानी कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव या HER2 पॉजिटिव होना, जो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर का एक विशिष्ट टाइप रहता है, उसमें टारगेट थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसे हम ट्रांसटुजिमैब पर्टुजिमैब कहते हैं। तो अगर ये ट्रांसटुजिमैब पर्टुजिमैब दिया जाता है तो इसमें जो कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये हर ब्रेस्ट कैंसर में काम नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है कि HER2 का रिपोर्ट पॉजिटिव। इसी प्रकार इम्यूनोथेरेपी की आपने चर्चा की, इम्यूनोथेरेपी भी ब्रेस्ट कैंसर के एक विशिष्ट टाइप यानी कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ER/PR HER2 तीनों निगेटिव रहते हैं, उसमें ये काम करता है। तो पहले इम्यूनोथेरेपी का रोल हम लोग सिर्फ स्टेज 4 में यूज़ करते थे, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 4 में, यानी जब ब्रेस्ट कैंसर जो है शरीर में काफ़ी जगह फैल गया है। लेकिन आजकल हम इसे ऑपरेशन के पहले छोटा करने के लिए, अगर स्टेज 3 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर आया है तो हम लोग उसे कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके भी देते हैं। तो इससे ब्रेस्ट कैंसर छोटा होता है और इसके बाद ऑपरेशन करना भी आसान रहता है और बीमारी वापस आने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी हर ब्रेस्ट कैंसर में काम नहीं करेगी, कुछ विशिष्ट टाइप में ही ये काम करती है। तो ये आपके जो मेडिकल कैंसर के जो तज्ञ है यही आपको बता सकते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही इसका सही आपको परामर्श दे सकते हैं। सर भी जैसे आपने हार्मोन पॉजिटिव के बारे में जैसे अभी मेंशन किया, तो ये किस तरीके का कैंसर होता है, स्तन कैंसर? देखिए, जो स्तन कैंसर रहता है, जब हम इसका बायोप्सी लेते हैं यानी एक छोटा सा टिश्यू हम लोग लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो इस पर हम लोग 3 प्रकार की टेस्ट करते हैं। जैसे इसे हम कहते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के द्वारा, इसे कहते हैं, पहला जो टेस्ट है इसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर यानी शॉर्ट में ER, दूसरा रहता है प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर यानी PR, और तीसरा टेस्ट रहता है HER2। तो ये टेस्ट में से अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है और उसमें भी इंटेंसिटी कितना पॉजिटिव, उसको 1/8 हम लोग स्कोर करते हैं, तो 8/8 स्कोर होना
स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माना जाता है। तो ये कितना पॉजिटिव है उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि ये हार्मोन पॉजिटिव। अगर ER और ये PR पॉजिटिव है तो ये सबसे अच्छा कैंसर माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर देने के लिए हमारे पास गोलियां हैं। जो कुछ गोलियां, जैसे अगर हमारे पेशेंट का हमने पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया तो कई पेशेंट्स में हम लोग ये गोलियां जो है 5 साल के लिए देते हैं, और ऐसे पेशेंट में कैंसर आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू हार्मोन नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो इसीलिए क्योंकि इनका प्रोग्नोसिस यानी कि इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे सबसे बेस्ट माना जाता है। और हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में स्टेज 4 में भी कई बार हम लोग गोलियों से ही इलाज करते हैं। स्टेज 4 में भी हम लोग कई बार कीमोथेरेपी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर का जो टाइप है, ये इससे इस बायोप्सी के ऊपर इन IHC टेस्ट से डिसाइड होता है कि ये हार्मोन पॉजिटिव है या हार्मोन नेगेटिव। बेसिकली ये कैंसर के सेल के ऊपर एक रिसेप्टर, यानी कि उसके ऊपर एक ये रिसेप्टर जो रहते हैं, ये इसके अगेंस्ट हम लोग जो गोलियां देते हैं तो कैंसर की ग्रोथ को ये रोक देता है। तो अगर ये लेकिन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो ही ये गोलियां काम करेगी, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए वो टेस्ट करके हमको पता चलता है कि हार्मोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर, पिछले कुछ वर्षों में इतना एडवांस हो गया है मेडिकल क्षेत्र, तो इसके सर्वाइवल रेट में, स्तन कैंसर के सर्वाइवल रेट में क्या कमी आई है? देखिए, दो सर्वाइवल रेट अभी भारत में इम्प्रूव होना चालू हो गए हैं। खासकर जो पेशेंट कैंसर इंस्टीट्यूट में इसका इलाज कराते हैं उसमें काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रेट आ गया। इसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो हमने डिस्कस किया कि स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं तो अर्ली स्टेजेस में हमको पता चल रहा है। दूसरा, कैंसर का इलाज सही तरीके से हो रहा है। यानी कि आपने जैसे पूछा था कि हर पेशेंट सर्जरी करा के फिर बाद में कीमो, आजकल ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जब कीमोथेरेपी दे के गांठ को छोटा करते हैं और पेशेंट पूरी ट्रीटमेंट लेता है तो ऐसे पेशेंट्स में सर्वाइवल रेट अच्छा माना जाता है। खासकर उन पेशेंट्स में जिसमें कैंसर के जो कीमोथेरेपी है या टारगेट थेरेपी है या उनका कॉम्बिनेशन है, वो देने के बाद अगर बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो जिसे हम लोग कहते हैं PCR रेट, यानी कि कैंसर कितना कम हुआ है या पूरी तरह गायब हो गया है कीमोथेरेपी से, ये कंट्रोल रेट कितना है, उससे ऐसे पेशेंट्स में भी स्टेज 3 के पेशेंट भी आजकल बहुत लंबा जी रहे। तो डेफिनेटली सुधार हुआ है, लेकिन ट्रीटमेंट सही तरीके से लेना, और जब शुरुआती लक्षण आए पेशेंट को, जब शुरुआत में ही गांठ दिखे, तो अगर वो पेशेंट जल्दी स्टेज में हमारे पास आता है तो ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा सर्वाइवल रेट है। आप देखेंगे कि स्टेज 1 का पेशेंट के सर्वाइवल रेट 90% है, एज़ कम्पेयर टू स्टेज 4 के पेशेंट का सर्वाइवल रेट, 5 ईयर सर्वाइवल रेट सिर्फ 10 to 20% ही आता है। यानी कि एक स्टेज 1 का पेशेंट 9-10 साल या आपके जैसा मेरे जैसा नॉर्मल भी जी जाएगा, लेकिन स्टेज 4 के पेशेंट का सर्वाइवल बहुत कम रहता है। सर, इलाज के दौरान और इलाज के बाद एक कैंसर पेशेंट को अपने जीवन शैली में किस तरीके के बदलाव करना चाहिए जो उनके लिए लाभदायक हो? देखिए, जब कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो पेशेंट्स को अपनी जो मेडिसिन रहती है वो तो रेगुलरली रहनी चाहिए। जो डायबिटीज़, BP की, इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, और अपने जो डाइटरी ये हैबिट्स रहते हैं उससे भी, अगर आप उनको मोटापा है या वज़न ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी चाहिए डाइट मॉडिफिकेशन करके। तो एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशंस, और अपने जो रेगुलर उनकी जो डायबिटीज़, BP की या जो भी दवाइयाँ हैं वो बराबर लेनी चाहिए, और रेगुलर चेकअप को जाना चाहिए। जो डॉक्टर उनको 6 महीने में, 3 महीने में पूरा ट्रीटमेंट हो जाने के बाद जब बुलाते हैं तो उस चेकअप को रेगुलरली जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो कैंसर आने के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाते हैं। सर, ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए उसकी रोकथाम, जागरूकता और सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं उससे, हाँ, लेकिन हम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका एक हमने अभी डिस्कस किया, मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या होता है कि जिस पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन, यानी कि जो महिलाएं जिनकी उम्र 35 या 40 साल से ज़्यादा है, उन्होंने साल में एक बार दोनों ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करानी चाहिए। या तो 1 साल में या तो 2 साल में एक बार ज़रूर करानी चाहिए। तो भले ही उनको कोई गांठ हो ना हो, उन्होंने नज़दीक के जो डॉक्टर है उनसे परामर्श लेके, और उनकी उम्र अगर 40 साल से ज़्यादा है
तो हर 1 साल या 2 साल में एक बार कम से कम मैमोग्राफी की टेस्ट ज़रूर करानी चाहिए। इससे क्या होगा कि गांठ अगर 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर की भी होगी तो मैमोग्राफी में तुरंत पकड़ में आ जाएगी और फिर डॉक्टर उसका बायोप्सी करके उसको प्रूव कर सकते हैं। मैमोग्राफी में अगर कोई डाउट आता है कि कोई गांठ दिख रही है तो उसे हम डायरेक्टली ऑपरेशन करके नहीं निकालते, पहले उसका टुकड़ा निकाल के यानी बायोप्सी निकाल के टेस्ट करते हैं कि उसको कंफर्म करते हैं कि कैंसर ही है। तो मैमोग्राफी करने से, मैमोग्राफी एक प्रकार का एक्सरे ही है, जैसे हम लंग्स का एक्सरे देते हैं वैसे ब्रेस्ट का एक्सरे, तो उसमें क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर आधे सेंटीमीटर की गांठ भी पकड़ में आ जाती है। इसलिए ये रिकमेंडेड है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है कि जिनकी उम्र 35-40 साल से ऊपर है उन्होंने साल में एक बार कम से कम मैमोग्राफी कराते रहना चाहिए, तो इससे हम लोग जल्दी पकड़ सकते हैं। दूसरा आपने पूछा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद से एग्जामिन करना। तो यह रिकमेंडेड है 20 से 25 साल की उम्र की लेडीज़ में। इसमें क्या होता है कि जिन लेडीज़ के मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू है ये इसमें उनको आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड हो जाने के 7 दिन के बाद ये एग्जामिनेशन करना पड़ता है। तो इसमें बेसिकली पेशेंट खुद को ही जब नहाने के बाद आरसे के सामने दोनों ब्रेस्ट को देखते हैं कि दोनों साइड के ब्रेस्ट इक्वल है या एक साइड का ब्रेस्ट ज़्यादा बड़ा है, दोनों साइड के ब्रेस्ट में कहीं गठान तो नहीं दिख रही है, फिर हाथ ऐसे ऊपर करके बगल में कहीं तो गठान नहीं है, गले के नीचे कहीं गठान तो नहीं है। यह हर महीने एक बार करना पड़ता है। ये पहली स्टेप होती है देखना, यानी कि इंस्पेक्शन। तो आपको पहले आरसे के सामने दोनों हाथ नीचे करके, फिर हाथ ऊपर करके, फिर हाथ इस तरह से कमर पे रख के देखना पड़ता है कि दोनों साइड के ब्रेस्ट बराबर है, बगल में कोई गठान नहीं है, ब्रेस्ट के अंडर सरफेस में कोई गठान नहीं है, या फिर गले के इन हिस्सों में कहीं गठान तो नहीं है। दूसरा स्टेप होता है पाल्पेशन, यानी कि हाथ की ये 3 उंगलियां, इन तीनों की उंगलियों के फिंगर पैड्स, यानी कि ये ऊपरी हिस्से से हमें ऐसे ऐसे सर्कुलर फैशन में बाहर से अंदर की तरफ ब्रेस्ट को एग्जामिन करना पड़ता है। ये खड़े होके, फिर बगल में, फिर दूसरे हाथ से इस तरह से अंदर, फिर यही प्रोसेस फिर उनको बैठ के रिपीट करनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब महिलाएं इसे हर महीने दोहराती है, हर महीने अगर दोहराती है तो उनको पता चलता है कि अगर कोई नई गांठ आ गई तो वो उनको पहचान में आ जाती है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट देते हैं, डॉक्टर उसको कंफर्म करने के लिए मैमोग्राफी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। तो ये रेगुलरली करने पर 2 सेंटीमीटर तक की भी गांठ महिलाओं को पहचान में आ जाती है, लेकिन जो रेगुलरली करते हैं हर महीने में एक बार उनको ये करने का है। तो इसके कई सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, तो उसको पढ़ के ये सीख सकते हैं। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और आसानी से की जा सकती है। तो इसे जब माहवारी चालू होती है तो उस दौरान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उस समय कई बार उसमें गठाने पहचाने नहीं आती है। जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, 50 साल से उम्र की लेडी है, वो किसी भी समय कर सकती हैं। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर जो इस बीमारी से पीड़ित है और उनके परिवार के लोगों को? देखिए, मेरा मैसेज ये है कि आप अपनी ट्रीटमेंट को ना कभी बीच में रोकिए मत, और जैसे ही आपको इस बीमारी का पता चलता है तुरंत मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए। जब आप इसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से कराते हैं तो इसके क्योर होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जितना समय आप इसमें डिले करते हैं ट्रीटमेंट में, उस समय ये और बढ़ते जाता है और इसकी ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि राइट ट्रीटमेंट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड अर्ली डिटेक्शन हैज़ द हाईएस्ट चांसेस ऑफ क्योर, यानी कि सही समय पर निदान हुआ तो क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर सुशांत इखार, जिन्होंने हमें स्तन कैंसर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियों से रूबरू करवाया। स्तन कैंसर ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन समय पर इसे पहचानना ही सबसे बड़ा इलाज है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए UCN न्यूज़।